चलिए, मैंने कल की क्लास में आपको बहुत सारी बेसिक सी बातें बताई होंगी। व्हाट आई हैव टॉट यस्टरडे, कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं मेजर, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं और हम कोई हार्डवेयर इंजीनियर बनने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो सॉफ्टवेयर पे रहेगा। सॉफ्टवेयर की कुछ डेफिनेशंस बताई दी कि सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है और इसके बाया हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगी, परंतु सॉफ्टवेयर से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना है तो एमएस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। एमएस वर्ड इज व्हाट? इट इज अ सॉफ्टवेयर। कल के लिए मुझे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उसके लिए हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। पावर पॉइंट इज व्हाट? पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर। तो जब सॉफ्टवेयर की बात की थी तो सॉफ्टवेयर भी मैंने दो तरह के बताए। एक बताया था आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्शन होता है। सो यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ओएस का डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे होता है? हार्डवेयर से होता है। ऐसे ही एक डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे आपने प्रिंटर परचेज किया तो प्रिंटर को एक्टिवेट करने के लिए कोई एक ड्राइवर की सीडी आती है उसके साथ। तो ड्राइवर इज नथिंग, इट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर विच डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। आपने सुना होगा ग्राफिक्स के ड्राइवर होते हैं, प्रिंटर का ड्राइवर होता है, नेटवर्क के ड्राइवर होते हैं, हर चीज का तो ड्राइवर है। सो ये ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। मेरा मेन इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में था, तो एक क्वेश्चन बनता है फ्रीक्वेंटली कि क्या हम बिना ओएस के कोई प्रोग्राम चला सकते हैं? नहीं चला सकते, ओएस इज रिक्वायर्ड। मैंने और भी बहुत सारी बेसिक सी बातें बताई थी। आज की क्लास को बेहतर समझने के लिए आपको इससे पहले वाली क्लास को जरूर पढ़ना चाहिए। इन दैट हमने सब कुछ बेसिक्स दे रखा है, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऊपर इससे पहले वो वीडियो गिवन होगा, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस बताई। मेन चीज हमारे लिए ये थी, सबसे पहले हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर ओएस होगा और ओएस के ऊपर हमारी किसी लैंग्वेज में बना हुआ कोई प्रोग्राम होता है। दो तरह के फिर सॉफ्टवेयर बताए। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर के काम आता है, जिसका हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा। आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, माई वेबसाइट विच इज नोन एज द कैरियर कंपाइलर, carriercompiler.com, which is an example of the application software। उसका भी एक यूआई है, एक फ्रंट एंड है, जहां पर आप साइन अप या लॉगिन करते हैं, और उसका बैक एंड भी होगा जहां पर आपकी डिटेल्स स्टोर होंगी कि इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ कौन सा कोर्स ले रखा है, इसका फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रही। सो ये सारी कहानी मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज की भी दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, लो लेवल और हाई लेवल। जिसका डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्शन हो जिस लैंग्वेज का, वो लो लेवल लैंग्वेज है। जो एंड यूजर के ज्यादा नजदीक हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, इंग्लिश में लिखी हो, वह बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सो कल की क्लास में इन सारी चीजों का डिस्कशन हो चुका है। कल मैंने कंप्यूटर की भी कैटेगरीज बताई थी। कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनरेशंस। ये सारी जेनरेशंस की कल डिस्कशन हो चुकी है। सो आज मैं सॉफ्टवेयर लैंग्वेज की अगर बात करूं तो ब्रॉडली
लैंग्वेजेस आर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल। एक होता है लो लेवल और एक होता है हमारा हाई लेवल। सो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, इट इज अ सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द मशीन, कंप्यूटर। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग। कंप्यूटर को बस एक ही चीज समझ में आती है और उसका नाम है बाइनरी कोड, 0 एंड 1। सो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखी जाती। सो सिस्टम से मेरा मतलब यहां पर प्रोसेसर था, कि जैसे मैं कह रहा हूं ना, लो लेवल लैंग्वेज इज अ सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। इट मींस दैट लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो तो प्रोसेसर ही है भाई। एट द एंड हर चीज को हमारे प्रोसेसर के पास पहुंचना होता है। सो प्रोसेसर के कुछ नाम लिखे हुए हैं। आजकल तो आप लोग इंटेल विंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, एएमडी का भी होता है। सो सबसे पहली लैंग्वेज जो थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसे बताना चाहूं तो वो मशीन लैंग्वेज थी। इसका नाम ही मशीन क्यों रखा? क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर को, मशीन को समझ में आती थी। बट देखिए हम मशीन से कहां पर आ गए? जावा पर, पाइथन पर, C++ पर, C#.NET पर। तो इन लैंग्वेजेस में कुछ तो कमियां रही होंगी, तभी तो इंसान किसी नई लैंग्वेज के ऊपर जा रहा है। तो मशीन लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ना, वो ये था कि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट थी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको आपको 0 और 1 में लिखना पड़ता था। बीइंग अ प्रोग्रामर, आप हर चीज को 0 और 1 में नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट राइट। जैसे मैं आपसे कहूं भाई आपको डीडी सिंह को 0 और 1 में लिखना है, तो पहले तो हर लेटर का आपको एस्काई कोड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एस्काई। एस्काई एक कमेटी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज अ कमेटी। आपको बहुत ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है इसके ऊपर। उन्होंने हर लेटर को एक नंबर दे रखा है। भाई कंप्यूटर तो इंटरनली 0 और 1 ही समझता है ना, तो ये तो कभी संभव ही नहीं है कि डायरेक्टली ए कभी 0 एंड 1 में कन्वर्ट हो जाए। ये संभव ही नहीं है। एक लेटर जो है वो डायरेक्टली कभी भी 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब हर लेटर, कीबोर्ड का हर कैरेक्टर इंटरनली किसी नंबर के साथ मैप्ड है। इसका मतलब ये। तो जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं तो कैपिटल ए जो है ना, कैपिटल ए, वह बेसिकली 65 है। कैपिटल ए की जो एस्काई कोड है, विच इज व्हाट, 65। अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है इसके ऊपर। अभी तो जैसे मैं, मुझे तो और भी याद है, स्मॉल ए का 97 होता है। अभी आपको बस ये समझना है कि मशीन लैंग्वेज में इंसान कैसे कोड लिखता होगा। पहले पहले हर लेटर का वो एस्काई फाइंड आउट करता होगा और ये एक नंबर होता होगा। फिर इस नंबर का वो बाइनरी में कन्वर्जन करता होगा। इस नंबर का वो किसमें कन्वर्जन करता होगा? फिर से बाइनरी में। तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस डियर। अगर आपको दो नंबर को ऐड करने का भी प्रोग्राम अगर मैं बनवाऊं तो उसमें लगभग 4 to 5 स्टेटमेंट्स होंगे, 4 to 5 लाइन्स होंगी। तो हर लाइन का पहले एस्काई कोड निकालना और हर एस्काई कोड का फिर बाइनरी कोड जनरेट करना, मेरी समझ में एक काम, टफ तो नहीं कहूंगा, बट ये टीडीएस काम होगा, थकाऊ काम होगा। टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द 0 एंड 1, हर चीज को 0 और 1 में लिखना इज अ बोरिंग जॉब। ऐसे समझ लो
सचिन तेंदुलकर से कोई कह दे कि तुम मैथ का सवाल कर भाई, वो नहीं कर सकता ना, और करेगा तो उसे कठिनाई होगी भाई। उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो निश है, वो तो अलग है। सेम कॉन्सेप्ट इज विद यू। आप कोड तो लिखना चाहते हैं, यू वांट टू बी अ डेवलपर, यू वांट टू बी अ कोडर, बट आप वो कोड 0 और 1 में नहीं लिखना चाहते, क्योंकि ये काम तो बड़ा टीडियस है। तो इंग्लिश में एक सेइंग होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जननी मीन्स माँ, मदर। जब तक इंसान को प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपने सुना होगा न्यूज में, आजकल बाइक भी आने वाली हैं, आ चुकी हैं, बट अभी आपकी और हमारी रेंज में नहीं, जो उड़ेंगी अब। यस, अभी मैंने उसे न्यूज में पढ़ा है, बट अभी वो हमारी रेंज में नहीं है। आपको ये ट्रैफिक ब्रैफिक का कोई झंझट नहीं रहेगा आगे चल के। सो मैं आपको नीड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो एक नई लैंग्वेज आई, और उस लैंग्वेज का नाम था असेंबली लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में क्या हुआ, 0 और 1 से निजात पा ली गई, उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया। कैसे? जो पुराने जमाने में काम वही होता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसके लिए सिंबल्स बना दिए गए। एडिशन के लिए लेट से एड बना दिया गया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब बना दिया गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट से प्रॉड बना दिया। पुराने जमाने में जब मशीन लैंग्वेज यूज करते होंगे, तब आपको ये बाइनरी यूज करना पड़ता होगा, यानी कि ये वाली चीज। अब उसकी जगह पर आपको किसका यूज करना होगा, सिंबल्स का। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 बिट्स लिखे हुए हैं, 4 बिट लिखे हुए हैं, बट ये कम से कम 16 होते हैं, 16। तो आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न इट। इनको याद रखना मेरी समझ में एक टेढ़ा काम होगा। सिंबल्स को याद रखा जा सकता है कि एडिशन करना है तो एड वर्ड यूज कर लिया, तो प्रोग्रामर की लाइफ थोड़ी सी तो कूल हुई कि जो काम पहले वो 0 और 1 में कर रहा था, वो काम अब वो किससे करने लग गया होगा बताओ, सिंबल से करने लग गया। बट एक टेंशन आ गई, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेसर है, उसको तो 0 और 1 ही समझ में आता है ना। हमने अपनी सहूलियत के लिए एक नई लैंग्वेज तो इंट्रोड्यूस की, बट कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। तो आपको मैं ये बता दूं, एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को छोड़कर जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना डियर, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, उनके साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। आज का टॉपिक यही है, मैं आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही सिखाऊंगा। बट हर लैंग्वेज के साथ एक ट्रांसलेटर होता है। आपने ये कोड लिखा, असेंबली कोड होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2-4 दिन बाद आप कोड लिखना भी शुरू करेंगे। ऐसा कोई कोड जिसे आप लिखते हैं, दैट इज नोन एज द सोर्स कोड, उसको बेसिकली सोर्स कोड कहा जाता है मेरे भाई। चाहे वो आप जावा में लिखें, पाइथन में लिखें, सी में लिखें, ऐसा कोई कोड जिसे आप लिखते हैं, विच इज नोन एज व्हाट, सोर्स कोड। यहां तक तो कोई टेंशन होगी नहीं। बट हमारे कंप्यूटर को क्या समझ में आता है भाई, मशीन को। तो हर लैंग्वेज के साथ एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा। इसका प्राइमरी काम बस यही है कि आपके सोर्स कोड को ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे, मशीन कोड। अब इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम क्या होगा? जैसे असेंबली कोड है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है भाई, तो हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसे असेंबलर कहते हैं। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। एक्टिंग करने वाले को एक्टर कहते हैं, खेलने वाले को प्लेयर कहते हैं। ऐसे ही जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे,
उसे असेंबलर कहेंगे आप। तो एक नाम याद करना है, ये 3 होते हैं। मैं अभी आपको टेंशन देना नहीं चाहता हूं। एक होता है असेंबलर, जो एक्सक्लूसिवली इसी के काम आता है। एक होता है कंपाइलर, और एक और होता है हमारे पास विच इज नोन एज द इंटरप्रेटर। आज मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। सो इन सिंबॉलिक कोड का एक नाम था, टेक्निकली वो बता देता हूं चलते चलते। उनको निमोनिक कोड कहते थे। सिंबॉलिक कोड का एक नाम और होता था। क्या कहते हैं उसको बेटा? निमोनिक कोड। अब देखो, निमोनिक की इंग्लिश जो है सरप्राइजिंगली एम से शुरू होती है। तो वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश। नहीं तो मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, बताओ साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, देन यू वुड स्टार्ट विथ पी। ऐसा फील होता है, पिसाई क्या लूजी, राइट? आपने कभी सुनामी सुना होगा? सुनामी स्पेलिंग स्टार्ट विथ टी। सो वी आर नॉट हियर टू लर्न दीज थिंग्स, बट पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड की जगह सिंबॉलिक कोड का यूज करती थी। और सिंबॉलिक कोड में उसका एक और सिनोनिम बताया, निमोनिक कोड करके। और निमोनिक स्पेलिंग स्टार्ट विद व्हाट? ए। मुझे इन दोनों लैंग्वेजेस की मिलकर बुराई करनी है, मुझे पढ़ाना तो आपको जावा ही है। सो ये दोनों ही लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेज थी, ये भी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड थी, हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी थी इन लैंग्वेजेस की। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। इनफैक्ट थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर जो था, वो हाई लेवल लैंग्वेज का एरा था, युग था। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस मैं आपको बताऊं, कोबोल थी, बेसिक, फोर्ट्रान, एल्गोल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये इंग्लिश में लिखी जाती थी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती थी। बट फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर जावा भी हाई लेवल लैंग्वेज है, C++ भी हाई लेवल में आते हैं, और ये भी आप जो बता रहे हैं कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, ये भी हाई लेवल है। देन जब ये पहले आई तो इन्हीं को पढ़ लेते, इनमें भी कुछ कमियां थी। ये सरल तो थी, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं थी, इंग्लिश में लिखी हुई थी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी। परंतु इनमें भी एक प्रॉब्लम था। देखिए, हम और आप जावा के एडवोकेट हैं, सीखना जावा ही है। तो इन लैंग्वेजेस में जो ये यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको बेसिकली हम टारगेट बेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। कैसी लैंग्वेज होती है ये? टारगेट बेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट बेस्ड? जैसे मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, मैं आपका मैनेजर हूं किसी कंपनी में, आई एम योर लीड एंड यू आर माई टीम। मैंने कहा भाई मेरे पास एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट आया है, तो आप कोबोल सीख लीजिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नाम से भी पता लग रहा होगा। बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज आई थी। फ्रेशर का कोई चॉइस नहीं होता, उसे पढ़ना पड़ता है। कोबोल आपने सीख लिया, 2 महीने बाद मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया, बट वो साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, साइंटिफिक कैलकुलेशंस थी उसके अंदर। उसके लिए कोबोल इज नॉट द बेस्ट चॉइस, उसके लिए फोर्ट्रान बेस्ट थी। अब मैंने आपसे कहा यार, जो कोबोल तुमने बड़ी मेहनत से सीखी है, उसको डस्टबिन में डाल दो और एक नई लैंग्वेज सीख लीजिए। आपका दिल रोएगा, यार जितनी मेहनत से एक लैंग्वेज सीखी, अब दूसरी की कह रहा है। तो हमें कोई सी ऐसी लैंग्वेज की जरूरत है जो ऑलराउंडर हो। आप क्रिकेट तो देखते ही हैं, ऑलराउंडर लोग सबको पसंद होते हैं, बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, और फील्डिंग उसकी लाजवाब होनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज आई जिसको सी लैंग्वेज कहते हैं, हर इंजीनियर के ब्लड में मिलती है। सो चाहे वो कितना भी आपसे कहे कि मैंने सी सुना भी नहीं है, ऐसा वो झूठ बोलता है। उसने कभी न कभी सी का नाम तो जरूर सुना होगा। सी का एक लवली नेम है, इसे मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मिडिल लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग हो जाती है। हाई लेवल की भी कर लेते हैं और लो लेवल की भी कर लेते हैं। बट
in that we can create all types of the applications. So अगर अभी तक की क्लास को कंक्लूड करूं तो मैंने ये बताया कि लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, लो लेवल और हाई लेवल। हमको जो फोकस करना है वो हाई लेवल पर करना है, और ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सर जावा के बारे में तो सुना है टफ होती है, नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई चीज टफ नहीं। बीच में से उल्टा सीधा कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे तो टेंशन तो होगी। ऐसे तो फिल्म भी समझ में नहीं आती, बीच में से देखने चले जाओ, गुंडे पर भी तरस आने लगता है, क्यों पिट रहा है बेचारा, क्योंकि उसने प्रॉब्लम्स तो शुरुआत में ही क्रिएट की होती है ना। सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाई का, आप स्टेप बाय स्टेप चलने दीजिए। से हाई लेवल लैंग्वेजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आप ये मत करना सर व्हाई यू आर पुटिंग सी इन द हाई लेवल लैंग्वेजेस एग्जाम्पल, ये मिड लेवल है ना, इसमें दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जो हम और आप जो सीखते हैं एज अ एकेडमिक लेवल, वो नॉर्मली हम सी को एज अ हाई लेवल ही यूज करते, हम इसमें कोई सिस्टम की प्रोग्रामिंग नहीं करते, वही 2 नंबर को जोड़ने घटाने का प्रोग्राम बनाते रहते हैं हम लोग। सो आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख तो लेंगे, कल के लिए आपको जावा भी समझ में आएगी, बट उस चीज को हमें एट द एंड पहुंचाना बाइनरी कोड में ही होगा, क्योंकि आर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। हमारे कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है। तो ये काम कौन करेगा भाई? ये काम करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक असेंबलर तो बताया ही बताया है, जो एक्सक्लूसिवली असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करता था। बट इसके बाद कुछ जेनेरिक नाम रख दिए गए इनके, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इनका एक ही काम है दोनों का। ये हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, जब दोनों का काम ही एक है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करते, तो दो दो क्यों बनाए? अरे इनका काम एक है, बट इनका काम करने का जो वे है, बिहेवियर है, जो तरीका है, वो बेसिकली अलग अलग। तो वो बिहेवियर भी इनका हमें समझना पड़ेगा। ये जेनरेशंस हो चुकी हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया है जितनी भी भाई 5 जेनरेशन थी हमारे पास, उसमें 2 ही तरह की लैंग्वेजेस थी, लो लेवल और हाई लेवल। आपने नोटिस किया होगा, फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज जो कही जाती है वो मशीन कही जाती है। सेकंड जेनरेशन की लैंग्वेज असेंबली को कहते हैं। ये जितनी भी कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल, ये सब थर्ड जेनरेशन में आती है। मैं अभी, मेरा इंटरेस्ट इसमें है भी नहीं, और ना ही आपको ये आना चाहिए। मैं तो आपकी सिंपल एक जनरल अवेयरनेस बढ़ा रहा हूं। प्रोसीजर, फंक्शंस, ये टर्म जो होते हैं वो एक काम को करने का तरीका होता है, कलेक्शन ऑफ सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। बाय द टाइम आपको ये समझ में आते जाएंगे टर्म, जहां आएंगे मैं आपको बताता हुआ रहूंगा। बट अगर आपने सी पढ़ी होगी तो उसमें फंक्शन वर्ड जरूर सुना होगा। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, अगर उसे रिटर्न नहीं करनी होती तो एक्सक्लूसिवली वहां पे वॉइड लगाते। प्रोसीजर नाम की कोई चीज होती है, उसमें वैल्यू रिटर्न करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये बीच में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। मेरा मेन इंटरेस्ट आज आपको ये बताना है कि भाई अब हमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना है, क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। बट एट द एंड चीज को किस में पहुंचना चाहिए भाई? बाइनरी में। तो उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर 2 ही होते हैं। असेंबलर को छोड़ दे रहा हूं अभी। वन इज द इंटरप्रेटर और सेकंड वन इज द कंपाइलर। जब मैं आपको जावा पढ़ाऊंगा ना, जावा के दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये दोनों हाथों में लड्डू का मतलब क्या होता है? जावा कंपाइलेशन बेस्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। जावा इज द ओनली लैंग्वेज जिसमें हम कंपाइलर का भी यूज करेंगे और हम इंटरप्रेटर का भी यूज करेंगे। तो आपकी तो ये मजबूरी बन गई है, इट इज योर कंपल्सन कि आपको दोनों पता होने चाहिए।
कंपाइल करते वक्त कंपाइलर होता है, और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें इंटरप्रेटर पता होना चाहिए। अगर आपने ऊपर ऊपर से जावा कभी पहले बहुत पढ़ा भी होगा, तो आपको हो सकता है दो कमांड आती हो बस, जावा सी और जावा, बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है। अभी हम इस पर तो पहुंच भी नहीं रहे। अभी तो फिलहाल आप ये समझो कि हमने कोई हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 एंड 1। तो उस चीज को कन्वर्ट कराने के लिए मुझे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और फिर उसे कन्वर्ट कराता है। लेट से अगर हमारे पास ऐसे 5 लाइन, अगर हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले वो इसको चेक करेगा, इफ एवरीथिंग इज ओके ऑन सिंटेक्स वाइज, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है उसके अंदर, तो इसका वो 0 और 1 में कन्वर्जन कर देगा, सीरीज ऑफ 0 एंड 1। फिर दूसरी लाइन पे बढ़ेगा आगे, कह रहा है ना, इट इंटरप्रेट्स द लाइन बाय लाइन एंड एग्जीक्यूट। कंपाइलर ऐसा नहीं करता। कंपाइलर क्या करे, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ लेगा। अगर कोई एरर होगी तो बता देगा, भाई साहब इसमें 5 एरर्स आ गई। कितनी एरर्स आ गई हैं? 5 एरर बता देगा एक ही बार में। और ये क्या करता है कम्बक, ये वाला जो है वो, अगर आपके प्रोग्राम में 3 एरर है मान के चलिए, तो पहली एरर पे ही रुक जाएगा, देखो भाई साहब रुक जाइए, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, पाइथन आपने सुना होगा कभी, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? इंटरप्रेटेड। और सी आपने सुना ही होगा। सी हमारी जो होती है वो कंपाइलर बेस्ड होती है। कैसी होती है? कंपाइलर बेस्ड। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है और ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर लेता है? देखो कह रहा है ना, इट गिव्स द रिजल्ट लाइन बाय लाइन और इट गिव्स द होल आउटपुट एट अ टाइम। इफ एनी एरर अकर्स, इंटरप्रेटर स्टॉप, वहीं की वहीं वो रुक जाता है, एंड इट शोज ओनली द वन एरर, एक ही एरर आपको बताएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक अभी प्लीज आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही कि आपको पाइथन आनी चाहिए। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैं तो सिंपल नोटपैड स्टार्ट कर रहा हूं कंप्यूटर में, और यहां पर एक बेसिक सा प्रोग्राम बना देता हूं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 30। यहां पर हम आए, सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये पाइथन है। और यहाँ पे लिख दिया। प्लीज आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि वो इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन चीजों को चेक करता है। यहां पर हम आए और यहाँ पे लिख दिया मैंने सम इज, और यहां पर आके इस सम को प्रिंट करा दिया। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो प्रॉड लिख दिया हमने। मैं यहां पर आया a इंटू बी इंटू सी, यहां पर आया आपने लिखा प्रॉड इज, मतलब प्रॉड इज मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्शन इज, यहां पर आए और आपने यहां पर क्या लिख दिया, प्रोडक्शन को प्रिंट करा। आप इसे सेव करा दीजिए, कंट्रोल एस गया। आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना है इसमें, कहीं आप अपने सिर का दर्द मत बढ़ा लेना। सिंपल ईट, मैं एफ ड्राइव में ये काम कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है पाइथन का, वहां पर एक्सटेंशन लगाना होता है फर्स्ट डॉट पाई डॉट पी बाई। जैसे आपका कोई सरनेम नहीं है, शर्मा, वर्मा, गुप्ता, ऐसे ही हर लैंग्वेज का भी कोई एक्सटेंशन होता है भाई। यहां पर हमने एफ ड्राइव में गए और डॉट पी बाई सेव करा दिया। मैं ये बार बार आपसे कहूंगा, मेरा इंटेंशन पाइथन पढ़ाना है ही नहीं आपको। यहां पर हमने क्या किया, आपको ये प्रोग्राम दिखा दिया, देखो ये रहा फर्स्ट डॉट पी वाई। अब इसको चलाना बड़ा सरल होता है।
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, एफ ड्राइव में चले गए, सिंपल पाइथन को चलाने के लिए पाइथन ही लिख दो तुम, पाइथन, और पहला प्रोग्राम है ये आपका, और उस प्रोग्राम का नाम लिख दिया। मैंने एंटर प्रेस किया, देखो सम मेरा 60 हो गया और प्रोडक्शन मेरा ये हो गया। बट मुझे तो आपको इंटरप्रेटर समझाना था ना, मैंने क्या किया, यहां से कॉमा हटा दिया, ये इंटेंशनली गड़बड़ कर रहा हूं, और यहां से मैंने क्या किया, ये डबल कोट्स हटा दिया, दो जगह गड़बड़ कर दी, सेव करा दिया। इसे जब भी कभी कोई बदलाव करेंगे आप उसे सेव करा दीजिए। सेव कराने के बाद फिर से आपने इसे रन किया, देखिए लाइन नंबर 9 पर रुक गया है, एक ही एरर बताई उसने। अरे भाई एरर तो दो थी, एरर तो इसके अंदर दो थी, या सम पर एरर क्यों नहीं दिया उसने, क्योंकि वो उसे एरर नहीं मान रहा होगा, मैं कोई और गलती कर देता हूं उसमें, इसके अंदर मैं कोई और मिस्टेक कर दूंगा। सो लेट्स से मैंने यहां से एम हटा दिया मान के चल, लेट मी चेक, डायरेक्टली प्रॉड पर आ रहा है, डिटेक्टेड एट लाइन 9, पुट डबल कोट्स हियर, लेट मी चेक वंस अगेन, सी एक समय पर एक एरर, अब लाइन 6 में हो सकता है वो बॉटम टू अप हो, बॉटम टू अप हो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनली इसमें इंटरप्रेटर का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर का, जो कि लाइन बाय लाइन, एक समय पर उसने दोनों नहीं बताई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार उसने लाइन नंबर 9 बताया और एक बार उसने लाइन नंबर 6 बताया। आपको इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इंटरप्रेटर इंटरप्रेट दी लाइन बाय लाइन, दो अप्रोच होती हैं, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप। हो सकता है उसने इस चीज को एक स्टैक टाइप की मेमोरी में रखा हो समवेयर, लास्ट वाली चीज टॉप पर आ गई हो, बट आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इफ एनी एरर अकर इंटरप्रेटर स्टॉप, उसी जगह पर रुक जाता है, दूसरी एरर नहीं बता रहा था, वो देख रहे होंगे आप, इट विल नॉट जनरेट द EXE, इसकी कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं बनती EXE। मैं आपको F ड्राइव में लेके आया, देखो कोई EXE नहीं बनी इसकी। अरे भाई अगर आप इसे सही भी कर दोगे, अगर जैसे मैंने सम कर दिया इसे, और आई एम यूजिंग द कॉमा हियर, everything is okay right now, right? See, sum is 60 और प्रोडक्शन इज व्हाट 6000, बट जब आप F ड्राइव में आए, देखिए फर्स्ट डॉट py पड़ा हुआ है और वहां पर कोई EXE इसकी नहीं बनी। मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट ओनली द सोर्स कोड, डायरेक्टली सोर्स कोड को ही ये क्या करता है, एग्जीक्यूट, इंटरनली उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा होगा और उसे चला रहा होगा, इसकी EXE क्रिएट ही नहीं की उसने। जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ना, जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, पाइथन हो गई, पाइथन इज ऑल्सो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, ये हमेशा इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है पता है, कि आपको बस ये समझ में आना चाहिए यार, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंग्लिश में होती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड, उसके लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो तरह के होते हैं, वन इज द कंपाइलर और सेकंड वन इज द इंटरप्रेटर। कंपाइलर का क्या काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पढ़ लेगा, इट गिव्स द होल आउटपुट एट अ टाइम, इट चेक्स ऑल द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम, इफ नो एरर इन द प्रोग्राम देन इट जनरेट द EXE फाइल, ये EXE भी बना देता है उसको, इट एग्जीक्यूट द EXE फाइल। फिर ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं नॉर्मली, वो कंपाइलर बेस्ड होती है। कैसी होती हैं, कंपाइलर। आपका मेन इंटेंशन दोनों में अंतर समझना है। क्या सर सचमुच में, क्या सचमुच में यहां पर EXE बनती होगी, जरूर बनती होगी,
तो क्यों ना मैं आपको एक प्रोग्राम सी का भी बता ही देता हूं। मैं आपको सी पढ़ाने नहीं बैठा हूं यहाँ पर, ना ही मुझे आपको पाइथन पढ़ानी। मुझे पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो वहां पर मैंने बताया एक बार एरर आई लाइन नंबर 9 पर, जब उसको आपने रिजॉल्व कर दिया, जब दूसरी एरर उसने बताई। परंतु यही काम आप अगर सी में कर रहे होते और एरर होती तो बता देता भाई साहब देयर आर 3 एरर्स, और एरर की पूरी लिस्ट दे देता आपको। इफ देयर इज नो एरर तो उसमें वो EXE बना देता है। सो क्यों ना मैं आपको इस चीज को भी एक बार बता दूं। मेरे पास मैं एक सॉफ्टवेयर डाल देता हूं बहुत जल्दी से। मेरे पास एक फोल्डर होगा सॉफ्टवेयर, सी सॉफ्ट, टर्बो का सॉफ्टवेयर हमने लिया। सो जस्ट डबल क्लिक हियर, राइट, and install it. I am just proving कि आफ्टर कंपाइलेशन उसकी EXE बनती है, राइट। क्या बनेगी? EXE। सी यहीं से लॉन्च करने की भी बात कर रहा है। फिनिश पर क्लिक किया। सी स्टार्ट टर्बो C++, दोनों की आईडी एक ही होती है, सी की और C++ की, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। प्लीज आपको ये बिल्कुल भी नहीं सीखना है, नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। सिंपल सा एक प्रोग्राम आपके सामने बनाने जा रहा हूं। मैंने विंडो को थोड़ा छोटा कर लिया है, ये डॉस बेस्ड है। एक प्रोग्राम यहां पे लिख देता हूं सिंपल। आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। ये एक प्रोग्राम इसके अंदर बना देते हैं। इंट a कॉमा b, यहां पर मैं हार्ड कोड कर देता हूं वैल्यू। अभी a को 10 दे दिया, b को 20 दे दिया। हमने यहीं पर एक वेरिएबल बनाया इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b, और यहां पर आके चाहें तो आप इसे प्रिंट भी करा दीजिए, प्रिंट है द सम इज, और यहां पर आके आपने सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ऐसे ही आपको प्रोडक्शन निकालना, इंट प्रोड, तो यहां पर आपने a इंटू बी किया, और अगेन प्रिंट एफ द प्रोड इज, यहां पे %d लगाते हैं। आपको अगर सी नहीं आती टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपको सी थोड़ी पढ़नी है। मैं तो आपको ही बता रहा हूं, जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएंगे तो EXE बनेगी, और पाइथन के केस में नहीं बनी थी। ये मुझे आपको समझाना है बस। यहां पर आए और हमने प्रोड लिख दिया, दैट्स इट। इससे इसमें कुछ और चीजें भी, जैसे एक चीज होता है CLRSER, क्लियर स्क्रीन। अभी स्क्रीन में नीचे भी एक कुछ लगा देता हूं, गेट CH। इसे कंपाइल करिए आप एक बार। सी Alt F9, 3 एरर बता रहा एक साथ। इसका मतलब कंपाइलर यूज हो रहा होगा, पूरे प्रोग्राम को इसने स्कैन किया और एरर की लिस्ट दे दी। भाई साहब 3 एरर हैं। पहला एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। वो ये कह रहा है भाई साहब आपने जो CLRSER लिखा है उसको आप इसके नीचे लिखिए। ये इसका कोई रूल होगा। CLRSER लगा के यहां कर दिया। फिर से मैंने इसे कंपाइल किया, कोई शॉर्टकट यूज कर रहा हूं मैं। अभी देखिए एरर 2 रह गई हैं। यहां पर कह रहा है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, यानी कि उसे CLRSER से प्रॉब्लम है।
यानी कि CLR SCR वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद होना चाहिए। तो मैं फिलहाल इसी को खुश कर देता हूं और ये CLR SCR मैंने यहां से हटा ही दिया। आप ऐसा करिए, इस CLR SCR को एक बार यहां लगा दीजिए, प्रॉड के भी नीचे लगा दीजिए। इसका मेन काम बस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। मैंने Alt F9 का यूज किया। It is showing the error, right? So I have one more solution. मैंने यहाँ पे सम और यहीं पर फिर मैंने क्या बना लिया, प्रॉड बना लिया। गिव मी 1 सेकेंड, मैंने यहां से चीजें हटाई। अगेन मैंने Alt F9 की, देखिए देयर इज नो एरर राइट नाउ, 0 आप ये समझ पा रहे होंगे कि एज सच यहां पर प्रॉब्लम नहीं आई। मैं इस प्रोग्राम को 1 सेकंड के लिए फाइल में गया, सेव एज समवेयर, जैसे मैंने इसका नाम रखा फर्स्ट। देखिए डॉट सीपीपी बाय डिफॉल्ट ये डॉट सीपीपी के नाम से इसे सेव करता है। मैंने इसे Alt F9 किया। रन करने का भी एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+F9। देखिए वहां पर वो प्रोडक्ट दिखा रहा है, प्रोडक्ट इज 200। प्रोडक्ट इज व्हाट, 200। व्हाई इट इज नॉट शोइंग सम, लेट्स वेट। ओके, CLR SCR से वो मिट गया होगा ना, CLR SCR से वो मिट गया होगा। तो आप इस लाइन को अब ऐसा करिए, यहां रख दीजिए समवेयर। आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। CLR SCR मैंने यहां लिख दिया, डायरेक्टली अब इसे रन कराया। सी द सम इज 30 और द प्रोडक्ट इज व्हाट, 200। इसमें मुझे आपको EXE भी बतानी होगी, राइट? लेट मी चेक वेयर इट इज गिवन। अदरवाइज टर्बो ये डॉस बेस्ड होता है। सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये कहीं ना कहीं TC नाम का कोई फोल्डर होगा, टर्बो सी बिन फर्स्ट। देखिए ये रहा, फर्स्ट डॉट CPP। इसकी EXE कहीं इसने और बना दी होगी। मैं 1 सेकंड के लिए ये भी प्रूव करना चाहता हूं आपको कि इसकी समवेयर EXE बनती है। एक आजकल मॉडर्न एडिटर आता है, मॉडर्न एडिटर इज नोन एज लाइक कोड ब्लॉक। इसमें पहले से मेरे पास एक प्रोग्राम होगा, दिस वन। प्रोग्राम पे मत जाइए आप, ये प्रोग्राम F ड्राइव में पड़ा हुआ है। आप इसे सिंपल रन कराइए बस। सी द सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस और डिवीजन इज दिस। यहाँ पे डिवीजन भी हो रहा था। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस वन, बट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो इसका prect.exe बना है। अरे भाई आपके प्रोग्राम का नाम था prect, आप इसका कुछ और नाम रख लीजिए, सेव फाइल एज, और आप इसका नाम लिख लीजिए। आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे। सेव दिस। देखिए ट्यूसडे नाम की फाइल बन गई। आपको F ड्राइव में भी ट्यूसडे मिल रहा होगा, ये रहा। आप थोड़ी देर के लिए इन सब को हटा दो, ये प्रैक्टिस से संबंधित सारी चीजें हटा दी। अब आपके पास फर्स्ट डॉट py है और ट्यूसडे डॉट सी है, ट्यूसडे डॉट सी है। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एक बार रन करा के, ये एक ऑप्शन आता है इसमें, बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन, जब मैंने यहां पर बिल्ड एंड रन किया तो आप देख रहे होंगे यहां पर tuesday.exe बन गई। ये .o फाइल क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा। टर्बो के केस में वो obj बनाता है और कोड ब्लॉक के केस में वो o होता है, बट दोनों का मतलब एक ही होता है। अभी फिलहाल मुझे आपको ये जस्टिफाई करना है
व्हाट आई वांट टू जस्टिफाई, मैं आपको ये जस्टिफाई करना चाहता हूं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर की जितनी भी मैंने डेफिनेशंस आपको बताई, देखिए इट एग्जीक्यूट द EXE फाइल, कंपाइलर के केस में बोल रहा हूं ये बातें मैं। यहां पर मैंने क्या बोला, इफ नो एरर्स इन द प्रोग्राम देन इट जनरेट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर कोई एरर नहीं है इसमें तो ये EXE जनरेट कर देगा। और आपके सामने अभी आपने देखा भी, जब एरर नहीं थी तो उसने क्या जनरेट कर दिया था, EXE। परंतु यही चीज मैंने पाइथन में भी आपको बताई थी। पाइथन में क्या बोला उसने, इट विल नॉट जनरेट द EXE। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं आपके सामने, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जावा से पहले, मैं जावा पढ़ाना चाहता हूं बट अभी जावा का कोई प्रोग्राम नहीं पढ़ाया मैंने आपको आज ये प्रूफ करने की कोशिश की कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन। आपने नोटिस किया हो लाइन नंबर 9 पे समस्या है, लाइन नंबर 9 की समस्या को दूर किया, फिर लाइन नंबर 6 की समस्या है, वन बाय वन। और एक चीज देखी थी, EXE जनरेट नहीं हुई, परंतु इस केस में आपने देखा होगा ऑन दिस प्लेस यहां पर EXE जनरेट हो रही। तो और सारी चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। नॉर्मली जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो ओपन सोर्स नहीं होती हैं, यानी कि आप उनके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। सो आप इसे एक बार छोटा सा पढ़ते रहना। जावा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि दोनों पर डिपेंड रहती है, कंपाइलर पर भी डिपेंड होगी और इंटरप्रेटर पर भी डिपेंड होती है। जब कोई कोड हम लिखते हैं तो हम कोई इंसान ही तो है भाई, गलती तो हमसे भी हो सकती है। तो इन जावा एरर चेकिंग बाय द कंपाइलर, नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में किस तरह की समस्या है ये कौन चेक करता होगा, कंपाइलर। बट आप ये ध्यान रखना, क्योंकि जावा कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर के ऊपर भी डिपेंड है। सो ये ध्यान रखना होगा, जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना मेरे भाई, तो ये EXE में कन्वर्ट नहीं होता है, एक इंटरमीडिएट कोड बनता है। इफ नो एरर देन जावा का कंपाइलर जनरेट वन फाइल जो कि EXE फाइल नहीं होती है। तो EXE नहीं होगी, कुछ और तो होगा भाई, विच इज नोन एज द क्लास फाइल। इसके बारे में डेप्थ में बताऊंगा। जब कभी क्लास फाइल में होता क्या है, इसमें बाइट कोड होता है, इट इज नॉट अ बाइनरी कोड, एक इंटरमीडिएट कोड होता है विच इज नोन एज द बाइट कोड। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड। इसको डेप्थ में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। जावा का जो रन टाइम है जहां पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता होगा वो बेसिकली इंटरप्रेटर होता है। सो दो चीजें हैं यहां पे, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना है, उसके बाद फिर इसे हमें एग्जीक्यूट करना है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं। लैंग्वेज मान के चलिए आपको जावा आ गई, जो कि अभी गलत अजम्पशन कर लिया है। जो कोड आप लिखेंगे उसको सोर्स कोड कहते हैं। देखिए हर लैंग्वेज का कोई एक्सटेंशन होता है भाई। आपने जिस घर में जन्म लिया होगा, जिस घर में आपकी बर्थ हुई है, वहीं से आपको एक सरनेम मिल गया, शर्मा, वर्मा, जादौन, सिंह। ऐसे ही हर लैंग्वेज का एक अलग एक्सटेंशन होता है। जावा में प्रोग्राम बनाएंगे तो डॉट जावा हो गया। अब इसे कंपाइल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को तो समझ में आती नहीं। आई नीड वन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो वो कंपाइलर होगा कम वक्त, जो इस सोर्स कोड को
किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? बाइट कोड। और ये बाइट कोड जो स्टोर होता है ना, वो एक क्लास फाइल में होता है, ये बताऊंगा आपको। फिर इसे हम रन कराते हैं। रन कराएंगे तो उस जगह पर हम किसका यूज करेंगे? इंटरप्रेटर, बाइट कोड। ये बाइट कोड को फिर वो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। एट द एंड हर चीज को पहुंचना 0 और 1 में ही है। तो सोर्स कोड से जावा की जर्नी बता रहा हूं आपको। सोर्स कोड से पहले क्या बना बेटा? बाइट कोड। बाइट कोड से फिर क्या बनेगा इसका? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड से फिर कहां गया ये? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर अंडरस्टैंड 0 एंड 1, जब जाकर आपको क्या मिलता होगा? आउटपुट मिलता। बहुत जल्दी से जावा का एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें। आप ये मत समझना कि हमसे भी ये एक्सपेक्टेशन है। नो, आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको तो अभी जावा का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना नहीं आता। मेरे यहाँ पर ये सारी चीजें होंगी क्यों? मैं तो टीचर हूं ना। बट आप चिंता मत करिए, मैं आपके सामने अनइंस्टॉल करूंगा फिर इंस्टॉल करूंगा। बट फिलहाल मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि यहां पर भी EXE नहीं बनती। क्यों नहीं बनती है? क्यों? कंपाइलेशन के साथ साथ ये इंटरप्रेटेड भी होती है। कैसी होती है? इंटरप्रेटेड। तो मैंने एक क्लास बना दी, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है तो फर्स्ट लिखा। अभी आपको मैं बिल्कुल भी समझाना ही नहीं चाहता कि ये क्या लिख रहा हूं, समझ में नहीं आना चाहिए अभी। बस इतना पता लग रहा है फर्स्ट लिख रहा है कोई इंसान तो पहला ही प्रोग्राम होगा। मैंने यहां पर एक मैसेज लिख दिया है, लर्न जावा स्लो स्लो। यहां पर आए और प्रेसेस का कॉम्बिनेशन होता है। पहले इस प्रोग्राम को सेव कराओ, एफ ड्राइव में ले चलते हैं। क्या नाम लिखा है इसका? फर्स्ट। देखिए डॉट जावा। डॉट जावा इज द एक्सटेंशन। डॉट जावा इज द एक्सटेंशन। मैंने इसे सेव करा दिया। अभी मुझे आपको कोई स्टेप्स नहीं बताने इसमें। जहां पर आपका प्रोग्राम था मैं वहां पहुंच गया। जावा सी इज फॉर कंपाइलेशन। आपको ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप जरूर समझ में आएंगी। मुझको भी तो आ गई है ना, कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई एरर ही नहीं आती। कंपाइल किया है भाई प्रोग्राम। सी, यहां पर एफ ड्राइव में आए, देखो फर्स्ट डॉट क्लास। EXE नहीं बनी। रन कराना भी सुपर इजी है, सिंपल फर्स्ट लिखना होता है। आपने अभी अभी क्या लिखा था उसमें? लर्न जावा स्लो स्लो। मैं सिंपल आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि सबसे पहले सोर्स कोड लिखेंगे। वो सोर्स कोड कौन सा है भाई? दिस वन विच इज टाइप्ड बाय यू और मी। उसके बाद जब आप इसे कंपाइल करेंगे, इसका क्या बन जाएगा? बाइट कोड। ये काम करने वाला कौन है? किसने किया ये काम? कंपाइलर। फिर इस बाइट कोड को हमें बाइनरी में भी कन्वर्ट करना होता है, और ये काम कमबख्त हमारे लिए कौन करेगा? इंटरप्रेट। तो मैंने सिंपली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि जावा डिपेंडिंग अपॉन बोथ कंपाइलर एज वेल एज व्हाट? इंटरप्रेट। जो जावा का रन टाइम है ना, अभी मैं वो हैवी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, अभी टेंशन हो जाएगी आप। बट आप ये समझे, किसी भी लैंग्वेज का रन टाइम जो होता है ना, एक जेनरिक बात बोलता हूं, वो इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। जावा रन टाइम इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड। एनी लैंग्वेज रन टाइम इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड। और जहां इंटरप्रेटर बेस्ड होता है वहां पर EXE नहीं होती। जहां कंपाइल ओनली कंपाइलर का इन्वॉल्वमेंट है ना, जहां पे ओनली कंपाइलर का, वहीं पर EXE जनरेट होती है। सी के केस में मैंने आपको EXE दिखाई है। हो सकता है आपकी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट हो। आपने देखा था ट्यूसडे बनाया था, ट्यूसडे, tuesday.exe। सो आई होप
थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सिंस जावा रन टाइम इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड, जावा का जो रन टाइम है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है, सो नो EXE फाइल कॉन्सेप्ट इन व्हाट जावा। तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो जावा में भी नहीं होता। सो कैन वी क्रिएट द EXE फाइल इन जावा? क्या जावा में EXE बन सकती है क्या? नो। जावा में कुछ और बनता है भाई। जावा में जार बनती है, जावा में वार बनती है, जावा में EAR बनती है। ये क्या होता है? ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट जैसे जैसे आप जावा में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये टर्म आते चले जाए। बट हमें तो अभी ये सीखना है जावा में कुछ भी बनता हो बट इसमें EXE नहीं बनती। कह रहा नो। सो अगर इसी में थोड़ा सा आपको लेके चलूं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ EXE फाइल इन जावा। इन जावा एवरीथिंग इज अ व्हाट? क्लास फाइल। ये क्लास फाइल जो दिखाया होगा देखो, फर्स्ट डॉट क्लास, क्लास फाइल इज नॉट एन EXE फाइल। इन दोनों को रिलेट करके मत देख। EXE फाइल वो होती है जिसमें बाइनरी कोड होता है। EXE फाइल is a binary code file and it is a processor understandable language. डॉट क्लास फाइल में क्या होता है? सो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, कल मैं इससे आगे की कहानी आपको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।